अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नादीदा कुव्वत की चाहतो खलूस की हैरतनाक कहानी। एडवोकेट निज़ामी साहब ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए नौजवान बेगम साहिबा को ज़मीनों से आई रकम पकड़ाई और दुकानों से आने वाले किराए की मद में इकट्ठी होने वाली रकम के बारे में भी तफसीलात बतानी शुरू कर दी। बेगम साहिबा ने रकम पकड़कर अपने पर्स में रखते हुए उन्हें चंद ज़रूरी हदायत दी। फिर वो गोशवारों की जांच पड़ताल में मसरूफ़ हो गई। निज़ामी साहब ने बेगम साहिबा की तरफ तकते हुए सोचा, इस नौजवानी में बेवा जैसी ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल काम है। इस बेचारी पर मासूम बच्चों की निगहदाश्त के साथ साथ एक मफलूज शख्स की खिदमत का बोझ भी है। बाज़ लोग कैसा नसीब लेकर आते हैं। उसने हमदर्दी से व्हीलचेयर पर बैठे लाचार शख्स को देखा। वो महज 32 साल का था। उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज था। सिर्फ उसकी आंखें और चेहरे के तासुरात उसकी ज़िंदगी का सबूत देते थे। उसकी ज़ुबान भी साथ छोड़ चुकी थी। उसके हलक से सिर्फ ला यानी सी आवाज़ें ही निकलती थीं। उस वक्त भी उसकी निगाहें दूर पीपल के दरख्त के नीचे खेलते अपने तिड़वा बच्चों पर जमी हुई थीं। 2 लड़के और 1 लड़की जिनकी उम्र 5 साल के लगभग थी, खेल कूद में मसरूफ़ थे। निज़ामी साहब भी शौक से मासूम बच्चों को खेलते हुए देखने लगे। उनके जी में न जाने क्या आया। उन्होंने साहब की व्हीलचेयर बाग की रविश पर धकेलनी शुरू कर दी और उसे बच्चों के करीब ले आए। बच्चे बाप की मौजूदगी से बेपरवाह खेलने में मशगूल थे। अचानक उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बच्चे किसी गैर मरई दोस्त से खेल रहे थे। उन्होंने एक खनखनाता हुआ नस्वानी कहकहा भी सुना। उन्होंने घबरा कर कुर्बो जवार में देखा मगर किसी को मौजूद ना पाया। अचानक छोटी बच्ची बेतकल्लुफी से दरख्त पर डली पींग पर बैठी और बोली, अनु काकी, मुझे बहुत ऊंचा झूला झुलाओ। निज़ामी साहब की आंखों के सामने झूला हिलने लगा। हवा बिल्कुल साकित थी। बच्ची के पैर भी ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, मगर इसके बावजूद पींग ऊंची से ऊंची तर होती जा रही थी। बच्ची खुशी से कहकहे लगा रही थी। निज़ामी साहब की पेशानी पसीने से तर हो गई। उन्होंने देखा व्हीलचेयर पर बैठा मफलूज शख्स बहुत सख्त इज़्तिराब का शिकार था। उसकी आंखें खौफ की शिद्दत से फट सी गई थीं। उसके चेहरे की रंगत जर्द हो चुकी थी। उसके होंठों से निकलने वाली आवाज़ों की शिद्दत बढ़ गई थी। निज़ामी साहब ने अपना कान उसके मुंह के करीब किया। वो फटी फटी आवाज़ में बोला, अनुराधा, अनुराधा, वो एक चुड़ैल है। वो मुझे मार देगी। मुझे बचा लो, खुदारा मुझे बचा लो। निज़ामी साहब को बहुत हैरत सी हुई ये जानकर कि साहब बोलने की सलाहियत रखता है। उन्होंने तेज़ी से व्हील चेयर को लॉन चेयर्स की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। उसने देखा बेगम साहिबा खड़ी उनकी जानिब ही तक रही थी। उनके होंठों पर बहुत पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक सफाक सी चमक थी। निज़ामी साहब की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से बेगम साहिबा से इजाज़त मांगी और गोशवारे फाइल्स लेकर रुखसत हो गए। उन्होंने गाड़ी निकालते हुए देखा। बेगम साहिबा झुककर साहब के कानों में सरगोशी कर रही थी। साहब के चेहरे पर करबो अलम की एक दुनिया आबाद थी। उसके चेहरे की रंगत नीलगूं हो चुकी थी। निज़ामी साहब हुरैन विला से निकले तो उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ के मकीन किसी इसरार के हामिल थे। कोई नादीदा ताकत इस विला में मौजूद थी। उन्होंने अपनी पेशानी पर आए पसीने को साफ किया और अपने आसाब पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। पायलट जहाज़ की लैंडिंग जल्द होने की अनाउंसमेंट कर चुका था। उसने जहाज़ की सीट बेल्ट बांधते हुए सीट की पुष्ट से सर टिकाते हुए सोचा, मेरी वापसी का फैसला दुरुस्त है या गलत? यह फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। वो 6 फुट लंबा कसरती जिस्म का हामिल सुर्खो सफ़ेद रंगत वाला खूबरू नौजवान था। उसे देखकर किसी यूनानी देवता का गुमान होता था। उसकी ज़ात में सिन्फ़े मुखालिफ के लिए एक ख़ास कशिश थी। उसकी गहरी नीली आंखों में एक ख़ास किस्म की जोत थी जो देखने वाले को उससे मुतासिर होने पर मजबूर कर देती थी। उसे देखकर सिन्फ़े मुखालिफ बासानी उसके सहर में गिरफ्तार हो जाती थी। जहाज़ में सवार बेशतर ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ वही था। आम तौर पर वो इस सूरत हाल से बहुत लुत्फ़ उठाता था, मगर आज उसका जहन कहीं और भटक रहा था। उसके सरापे से संजीदगी लिपटी हुई साफ महसूस हो रही थी। जल्द ही जहाज़ बेनज़ीर एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर उतर गया। वो जहाज़ से उतर कर कस्टम की तफसीलात निपटा कर बाहर निकला।
आज पहली बार उसे रिसीव करने बाहर हॉल में कोई मौजूद नहीं था, वरना हमेशा उसका बूढ़ा बाप वॉकर को घसीटता ड्राइवर के साथ उसे लेने आता था। उसे एयरपोर्ट से निकलते देखकर उसकी बूढ़ी आंखें जगमगा उठती थीं। वो उसे गले लगाकर बहुत तपाक से कहता था, मेरा बेटा आ गया, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। उसे उस वक्त बूढ़े बाप की वो फिक्र और उसके बूढ़े वजूद से आती मुख्तलिफ अद्वियात की बास बहुत बुरी लगती थी। उसका बाप एक साफ सुथरा शख्स था, मगर जुनैद को लगता था जैसे न जाने क्यों बुढ़ापे की एक अपनी मखसूस बास होती थी जो उसे हर बूढ़े वजूद से आती महसूस होती। मगर आज पता नहीं क्यों शिद्दत से उसका दिल किया कि वो अपने वालिद के पास से आती मुख्तलिफ अद्वियात की बात सूंघ सके, मगर शायद वो बहुत देर कर चुका था। परदेसी दूर देशों से आते आते इतनी देर कर देते हैं कि उनकी राह तकते तकते उनकी मुंतज़िर बेख्वाब वालिदैन की आंखें मौत की स्याह चादर ओढ़कर हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आज वो पत्थर दिल नौजवान पता नहीं क्यों हसास हुए जा रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी आंखों में एक सैलाब सेल रवां बगावत पर अमाता था। वो ये हकीकत बखूबी जानता था कि उसके प्यारे अम्मा अब्बा अब कब्र नशीन हो चुके थे। उसका दिल मायूसी की अथाह गहराइयों में डूब सा गया। आज उसे पहली बार अपना मुल्क भी दयारे गैर जैसा लगा। उसने अपनी आंखें झपकी, चंद बेताब आंसू बगावत करके उसके गालों पर बह गए। उसने जल्दी से अपने चेहरे को अपनी जैकेट की आस्तीन से साफ किया। नर्वस अंदाज में इर्द गिर्द देखा कि कहीं किसी ने उसकी चोरी तो पकड़ नहीं ली, मगर उसके इर्द गिर्द मौजूद हजूम की तवज्जो उस पर हरगिज नहीं थी। वो इन सब में घिरे होने के बावजूद भी तन्हा था। वो घबरा कर तेज कदमों से बाहर की जानिब चल पड़ा। तन्हाई की शिद्दत उसके दिलो दिमाग को बुरी तरह मुतासिर कर रही थी। अचानक उसकी तवज्जो सामने मौजूद एक शनासा चेहरे पर पड़ी। उसने मन ही मन में कोसा, इस मुसीबत को तो मैं भूल ही गया था। उसने दोबारा गौर से देखना चाहा तो उसे सिर्फ दूर से एक सफ़ेद आंचल लहराता नजर आया। वो हजूम में गुम हो चुकी थी। वो एक लहजे के लिए हैरान सा रह गया। वो वाकई वहां मौजूद थी या उसके लाशऊर की पैदावार थी। उसने सर को झटका और एयरपोर्ट से बाहर की जानिब चल पड़ा। वो बोझल कदमों से बाहर आया। टैक्सी रोककर उसे अपने घर का पता बताया। टैक्सी ड्राइवर ने पता सुनकर झिझकते हुए कहा, बाऊ, ये इलाका शहर से बहुत दूर है। आजकल डाका जनी बहुत बढ़ गई है। मैं रात के इस पहर शहर से बाहर हरगिज नहीं जाऊंगा। वैसे भी दरिया के करीब चुड़ैलों का बसेरा होता है। जुनैद बेख्तियार हंस पड़ा, मगर फिर उसने महसूस किया कि टैक्सी ड्राइवर वाकई ही खौफजदा था। उसने मजबूरन उसे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल चलने के लिए कहा। पर्ल कॉन्टिनेंटल पहुंचकर उसने ड्राइवर को किराया देकर रुखसत किया और खुद अंदर की जानिब चल पड़ा। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने एक रात के लिए अपने लिए कमरा मुख्तस करवाया। वो कमरे की चाबी लेकर कमरे के करीब पहुंचा ही था कि उसे अचानक कॉरिडोर के इख्तिताम पर सफ़ेद आंचल लहराता नजर आया। वो जो कोई भी थी मुड़ चुकी थी। उसने खुद को डांटा और खुद कलामी के अंदाज में बोला, सफ़ेद रंग कोई उसी की मिराज तो नहीं है ना? शायद पाकिस्तान वापस आकर मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास बार बार हो रहा है, वरना हकीकत तो यही है कि वो मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत की हामिल नहीं है। इस दफ़ा उसका किस्सा भी निपटा कर ही जाऊंगा। तलाक का मेडल उसे पहना कर ही जाऊंगा। एक एक पैसे को तरसेगी। बहुत साल उसने ऐश कर ली। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। जुनैद की आंख सुबह देर से खुली। वो जमाइयाँ लेता हुआ बाथरूम में चला गया। शॉवर लेने के बाद वो कमरे से बाहर निकला। सबसे पहले उसने डाइनिंग हॉल में बैठकर मनपसंद नाश्ता किया और फिर होटल से चेकआउट करके बाहर निकल आया। आज का दिन रोशन और चमकदार था। अवाइल बहार का आगाज था। हवा में फूलों की ताजगी और महक रची बसी हुई थी। उसने होटल से निकलकर एक टैक्सी ली और रास्ते में बेकरी पर रुककर कुछ ज़रूरी खाने पीने की अशिया खरीद ली। फिर टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का पता बताया। जल्द ही टैक्सी शहर की हदूद से बाहर निकल गई। 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद वो अपनी मंजिल पर जा पहुंचा। दरिया के किनारे वाक़ई वसी और अरीज़ महल हुरैन विला बहुत उदास और तन्हा लग रहा था। हुरैन विला के नाम की तख्ती देखकर उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसे याद आया कि 6 माह पहले तक यहाँ जुनैद विला की तख्ती लगी हुई थी। उसे अपनी वो आखिरी लड़ाई और अपनी कही हुई वो बातें भी याद आ गईं जो उसने अपने बूढ़े वालिदैन को कही थीं। उसी के नतीजे में उसके अब्बा ने उसे अपनी तमाम जायदाद से आग कर दिया था। उसने दिल ही दिल में कोसते हुए कहा, यह सब कुछ उस चुड़ैल के बाइस हुआ है। इस दफ़ा इस चुड़ैल को वो सबक सिखा कर जाऊंगा कि याद करेगी, उम्र भर खून के आंसू रोएगी।
उसने इर्द गिर्द देखा और दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक न था। सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों में घिरा दरिया के किनारे बना सफ़ेद मार्बल से सजा ये महल एक अजीब नज़ारा पेश कर रहा था। ड्राइवर ने उसे देखते हुए कहा, बाबू साहब, आपकी मंजिल आ गई है। उसने रकम अदा की और नीचे उतर आया। मेन गेट पर लगी बेल बजाई और फिर गेट को धकेला। उसे देखकर हैरत हुई, गेट खुला हुआ था। वो बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। महल का ड्राइववे चमक रहा था। पजीरो और टोयोटा उस पर पार्क थी। उसने ठंडा सांस लिया और मेन गेट बंद करके अंदर आ गया। अचानक उसकी तवज्जो बाग की जानिब मरकूज हुई। उसने देखा महल का बाग कुछ बेतरतीबी का शिकार था, मगर रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ। वो बेइख्तियार बाग की जानिब चल पड़ा। वसी और अरीज रकबे पर फैले हुए बाग में घूमते फिरते उसकी तवज्जो बाग के आखिरी कोने में बनी कब्रों पर मबसूल हो गई। उन्हें देखकर उसका दिल डूब सा गया। 2 कब्रें एक दूसरे के करीब करीब बनी हुई थीं। उन कब्रों पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगे हुए थे। वो बखूबी जानता था कि ये कब्रें किन की थीं। वो थके थके कदमों के साथ कब्रों की जानिब चल पड़ा। उसे याद आ रहा था कि उसे परदेस की मोहब्बत ने ऐसा अंधा कर दिया था कि वो सब कुछ भुला बैठा था। वो अपने बूढ़े और बीमार वालिदैन की मिन्नतोज़ारी के बावजूद उन्हें अकेला छोड़कर अमेरिका चला गया था। उसने वहां जाकर शहरियत हासिल करने की लालच में एक गोरी लड़की जूलिया से शादी भी कर ली थी। साल पर साल गुजरते गए। उसके वालिदैन ज़ईफ़ से ज़ईफ़तर होते गए। उसके वापस आने की उम्मीद का दीप जलाए उसके वालिदैन हर साल उसकी वापसी का तकाजा करते और वो उन्हें चंद दिन विजिट करके बहलाता और फिर अपने ख्वाबों की जन्नत अमेरिका वापस लौट जाता। उसके दिल पर एक नामालूम पछतावे का बोझ भर सा गया। उसने हाथ उठाकर अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा पढ़ी। उसने देखा कि एक कोने में मोतिये के पौधे और सफ़ेद गुलाब के पौधे खुदरो उग चुके थे। पौधे फूलों से भरे हुए थे। उसके चश्मे तसव्वुर के सामने यकायक सफ़ेद लिबास में मलबूस हुरैन आ गई। उसे याद आया कि आखिरी बार उसके मुंह से निकले अल्फाज सुनकर उसकी आंखों में तुग़यानी आ गई थी। उसकी गजाली आंखों से निकलती आंसुओं की लड़ियां देखकर न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे सुच्चे मोतियों की माला टूटकर बिखर गई थी। एकदम से कोई परिंदा जोर से बोला और वो एकदम से होश में आ गया। उसका दिल न जाने क्यों मलूल सा हो गया था, मगर उसने खुद को डांटा। उसके नज़दीक तमाम बातों की जिम्मेदार वही चुड़ैल हुरैन थी। वो पलटकर महल की मरकजी इमारत तक पहुंचा ही था कि सदर दरवाज़ा खुद बखुद एक चरचराहट से खुल गया। उसे ताज्जुब हुआ। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए हैरान सा हो गया। महल की अंदरूनी हालत भी ज़बरदस्त थी। महल हमेशा की तरह अंदर से साफ सुथरा था। वो एक ताज्जुब के आलम में आगे बढ़ा। अचानक उसे याद आया कि मुंशी लाल दीन को उसने अपनी वापसी की इत्तला दी थी। उसने सोचा मुंशी साहब ने पुराने वफादार होने के नाते ये जिम्मेदारी निभाई। वो बगैर हिचकिचाहट के अंदर दाखिल हो गया। सीधा अपनी ख्वाबगाह में गया। उसकी ख्वाबगाह जानी पहचानी खुशबू से महक रही थी। उसकी कुशादा पेशानी पर सलवटें आ गईं। नज़र सामने दीवार पर लगे पोर्ट्रेट पर मबसूल हो गई। उसके आसाब तन गए। 4 साल पहले उसके वालिदैन ने ज़बरदस्ती उसकी शादी एक यतीम बेसहारा लड़की हुरैन से कर दी थी। ये पोर्ट्रेट उसी दिन बनाया गया था। वो बेख्तियार ही पोर्ट्रेट के करीब जा खड़ा हुआ। पोर्ट्रेट में भी उसकी बेतनाई और बेजारी साफ नजर आ रही थी। उसकी नज़र हुरैन पर गई। वो वाकई में बहुत खूबसूरत दुल्हन थी। उसकी हया आलूद नज़रें पोर्ट्रेट में भी झुकी हुई थीं। उसके होंठों पर एक शर्मगी सी मुस्कुराहट थी। उसे उस महकती रात की तफसील याद आ गई। उसके माथे पर पसीना आया और वो अपने आप को कोसते हुए सोचने लगा, मैं इतना कमज़ोर क्यों हो गया था? हुरैन के हुस्न ने मुझे चारों शाने चित कर दिया था। मैं उसकी कुर्बत और तन्हाई से पिघल क्यों गया था? हमेशा उसका साथ मुझे पिघला क्यों देता है? उस खूबसूरत चुड़ैल की कुर्बत मुझे हमेशा मदहोश क्यों कर देती है? अचानक उसके ख्यालात का ताना बाना किसी की आमद से मुंतशिर हो गया। वो पलटा। उसने देखा वो दुश्मने जान दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उसने हस्बे मामूल सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। उसकी दराज स्याह जुल्फ़ें खुली हुई थीं। उसकी जुल्फ़ों के बाइस ही वो अक्सर उसे चुड़ैल कहकर बुलाता था। वो शिकवा कुना सी निगाहों से उसे देखती जा रही थी। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उसका सरापा एक स्याह चादर में लिपटा हुआ था। वो उसकी मौजूदगी से घबरा सा गया। जुनैद ने हिम्मत करके खनकारते हुए कहा, मुझे अम्मा अब्बा की वफ़ात पर बेहद अफसोस हुआ है। हुरैन ने अपनी कजरारी स्याह आंखें उठाईं। उसकी आंखों में एक दुनिया आबाद थी।
उनमें आंसुओं के साथ क्या कुछ नहीं था, शिकवे, अरमान, बेबसी, गम अलम। वो अपने आप में सिमट सा गया। हुरैन ने आहिस्ता से कहा, आपको मेरे वजूद से कोई तकलीफ नहीं होगी, खाने की टेबल लग गई है। ये कहकर वो दबे पांव पलट गई। वो अपनी खुजालत छुपाता डाइनिंग हॉल की जानिब चल पड़ा। उसने देखा मेज़ पर नफासत से खाना चुना हुआ था। उसने पेट भरकर खाना खाया। खाना ख़त्म करके आराम से जाकर वो सो गया। शाम ढलने के बाद उठा, फ्रेश होकर बाग में गया। उसने देखा लॉन में चेयर्स लगी हुई थीं। उसने चेयर्स पर बैठकर कुछ देर खूबसूरत महकती रात की ताजगी को महसूस किया। फिर इधर उधर देखते हुए वो काफ़ी दूर पीपल के दरख्त के नीचे आ खड़ा हुआ। उसने सर उठाकर देखा। ये दरख्त शायद एक सदी पुराना था। उसे याद आया कि जब उसके दादा अब्बा ने ये ज़मीन महल बनाने के लिए ख़रीदी थी तो इस दरख्त को ना गिराने का फ़ैसला किया था। वो हमेशा कहते थे कि पुराने दरख्तों पर अक्सर मुख्तलिफ मखलूक़ात का बसेरा होता है। वो यही कहते थे कि मैं किसी का मस्कन या घर उससे नहीं छीनना चाहता। उसने अपना सर झटका और हंस पड़ा। जेब से सेलफोन निकाला और टहनियों से छन छन करती रोशनी में रियल एस्टेट एजेंट का नंबर मिलाया। चंद घंटियों के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। उसने उसे हदायत देते हुए कहा, भट्टी साहब, मैं जल्द अज जल्द महल और तमाम दीगर जायदाद को बेचकर रकम अमेरिकन डॉलरों में बदल कर वापस अमेरिका जाना चाहता हूँ। जूलिया मेरी मुंतज़िर है। भट्टी साहब का जवाब सुनकर उसका मूड खुशगवार हो गया। उसने अगला फ़ोन अपने ख़ानदानी वकील निज़ामी साहब को मिलाया। निज़ामी साहब से बात करते करते उसका चेहरा शिकनों से पुर हो गया। वो बेयकीनी से बोला, अब्बा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनका अकलौता बेटा हूँ, उनका वारिस। वो मुझे कैसे मेरे हक से महरूम रख सकते हैं? मैं उस चुड़ैल से हरगिज़ नहीं हारने वाला। वकील का जवाब सुनकर वो सख्ते में आ गया। उसने फ़ोन बंद किया और ज़ेरे लब गालियाँ बकने लगा। फ़ोन बंद करके पलटा ही था कि उछल पड़ा। उसके बिल्कुल पीछे एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने सुर्ख और स्याह रंग का घाघरा चोली पहना हुआ था। उसके जिस्म पर रवायती चांदी का जेवर नजर आ रहा था। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। जुनैद ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा, कौन हो तुम? मने छोड़, अपनी बात कर। तने खबर भी रही है तू कौन है? तू जो करन चाहे, ए न्याय नहीं अन्याय है। चुड़ैल वो नहीं, तू है जो अपने वंश को ख़त्म करना चाहे। उसका लहजा कुछ जताता हुआ, कुछ बावर कराता हुआ था। जुनैद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी तोड़ गई। उसे लगा जैसे वो उसका दिमाग पड़ रही थी। वो चांद की दूधिया रोशनी में बहुत पुरअसरार सी लग रही थी। जुनैद ने अपने दिल की तेज होती धड़कन को संभालते हुए कहा, नौकरानी बनकर रहो, अपनी हैसियत से ऊंची बातें मत करो। वो औरत अचानक कहका लगाकर हंस पड़ी और बोली, मारी हैसियत तो कुछ भी नहीं, पर हुरैन बिटिया का क्या तने सोचा? उसके सर से छत छीनने के लिए तने मंसूबा बनाया है ना? इसी वास्ते दूर पीपल के नीचे फूंड करन आया। जुनैद को हैरानगी हुई कि एक आम सी नौकरानी उसके दिल का मैल भांप गई। उसने रुख मोड़ते हुए कहा, मेरा आबाई घर है, मुझे वरासत में मिला है, मेरी जायदाद है, मेरी मर्जी, इससे जो मर्जी करूं। दुनिया की कोई वसीयत मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। वो मुड़ा और हैरान हो गया। नौकरानी जा चुकी थी। वो पीपल के नीचे अकेला खड़ा था। उसने आगे बढ़कर नजर दौड़ाई, मगर नौकरानी का दूर दूर कोई नामो निशान तक नहीं था। वो गैज़ो गज़ब से भरा महल की इमारत की जानिब चल पड़ा। उसने अंदर दाखिल होते ही हुरैन को जोर जोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी। हुरैन घबराई हुई उसके सामने आई। उसने बेदर्दी से उसके जिस्म के गिर्द लिपटी चादर खींच ली। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हुरैन का जिस्म वो सच बता रहा था जो वो सुनना नहीं चाहता था। हुरैन रोते हुए बोली, आपको बताना चाहती थी, मगर आप ऐसे खफा होकर गए कि मुड़कर नहीं देखा। अब्बा जी और अम्मा ने यह फैसला आपको जायदाद से महरूम करने के लिए नहीं किया, बल्कि ये फैसला आपको हमसे जोड़ने के लिए किया। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे जुड़वा हैं और तिड़वा भी हो सकते हैं। आप बताएं, मेरा और बच्चों का क्या कसूर है? मैं अकेले कैसे इन बच्चों को पाल सकूंगी? वो सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, अब्बा जी ने ये जायदाद मेरे नाम और मेरे बाद बच्चों के नाम करने का फैसला किया था। उन्होंने बतौर तोहफा ये जायदाद और महल मेरे नाम जिंदगी में करवा दिया था। अब अगर आप हमें छोड़ जाएंगे तो 1 रुपया भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जुनैद ने बेबस होकर उस खूबसूरत चुड़ैल की जानिब देखा। उसके वालिदैन ने इस लड़की के साथ मिलकर उसके इरादों को चौपट कर दिया था। वो तो जूलिया के साथ वर्ल्ड टूर करने का प्रोग्राम बनाए बैठा था।
اس نے جولیا سے ہیروں کے سیٹ کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار تسلیم نہیں کرے گا۔ اس نے اچانک پینترا بدلتے ہوئے نئی حکمت عملی آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اسے حقیقت میں ہورین کے بے ڈھب وجود سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نفرت کو دباتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے مجھے وہ خوشخبری دی ہے ہورین جو جولیا بنجر ہونے کے سبب مجھے نہیں دے سکتی تھی۔ باپ بننے کا احساس ہی بہت خوشگوار اور خوبصورت ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اسے بچے بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ مغرب میں رہتے رہتے اسی رنگ میں رنگ چکا تھا۔ اس کی زندگی شراب و کباب، ناچ گانے سے عبارت تھی۔ یہ سن کر ہورین روتے روتے چپ ہو گئی۔ خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے بولی، سچ کہہ رہے ہیں آپ مجھے اور بچوں کو اپنا لیں گے؟ جنید نے دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے سوچا، تیرے اور تیرے ہونے والے سپولیوں کے بس میں میری کروڑوں کی جائیداد ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے تجھے بیوقوف بنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں جان، بالکل۔ ہورین اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ اس نے بہت پیار سے اس کا سر سے ہلایا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سر کو پاش پاش کر ڈالے۔ آنے والے دن ہورین کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ جنید کی محبت اور وارفتگی نے اسے حسین بنا دیا تھا۔ اب وہ رنگ برنگے ملبوسات زیب تن کرتی، ہر وقت مسکراتی۔ شادی کے 5ویں سال آخر کار اسے اپنے پیا کا پیار اور توجہ مل گئی تھی۔ اس کا 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آخری الٹرا ساؤنڈ میں 3 بچوں کی خوشخبری کی تصدیق کر دی۔ ہورین بہت خوش تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے کہکشاں اس کے پیروں تلے آ گئی تھی۔ جنید نے نوٹ کیا تھا کہ ہورین اکثر پیپل کے درخت پر ڈلی پینگ پر جا بیٹھتی تھی۔ اسے اکثر ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہوتی تھی، مگر اس کے آنے پر خاموشی اختیار کر لیتی۔ اسے کبھی بھی وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آیا تھا۔ 1-2 دفعہ اس کے پوچھنے پر وہ شوخی سے بولی، بقول آپ کے میں چڑیل ہوں تو چڑیلوں سے ہی گپ شپ کروں گی نا۔ اس کی بات کو اس نے مذاق میں اڑا دیا۔ ایک رات کھانے کے بعد وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا ہورین زور و شور سے گنگناتے ہوئے پینگ لینے میں مصروف تھی۔ چاندنی رات میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جھولا چاند کو چھو رہا تھا۔ جنید کے ذہن میں اچانک منصوبہ بنا۔ اس نے سوچا، اتنے وزن کے ساتھ ہورین اونچے جھولے سے گر جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے منصوبے کو عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دبے پاؤں اس کی پشت کی جانب بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے۔ کہیں سے اچانک گھاگھرے والی ہندو نوکرانی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹوں سے جھانکتے سفید دانت اور اس کے تیور اسے خوفزدہ سا کر گئے۔ اس کا ہاتھ بے جان سا ہو گیا۔ اسی اثنا میں ہورین کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ وہ جھولا آہستہ کرتے ہوئے بولی، آپ کب باہر آئے؟ جنید نے مسکراتے ہوئے جھولا روکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اب ہندو نوکرانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے فارمیسی سے وہ مطلوبہ دوا لیتے وقت مسکرا کر کہا، یار شکیل، تجھے یقین ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ شکیل نے دوا خاکی لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا، چڑیل کا سارا جسم مفلوج ہو جائے گا، اس کے پیٹ میں آکسیجن اور خون کی سپلائی رک جائے گی، اس طرح 3 بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی جان سے گزر جائیں گے اور وہ خود معذور ہو جائے گی۔ جنید نے مسکراتے ہوئے لفافہ پکڑا اور گنگناتے ہوئے گھر کی سمت گاڑی موڑ لی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے فوراً باورچی خانے میں جا کر 2 گلاس تازہ جوس کے بنائے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر دوا کی ساری مقدار ایک پانی میں ڈال دی۔ چمچ ہلاتے ہوئے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور بولا، بی بی، تجھے جانے سے پہلے کسی چوراہے پر بھیک مانگنے کے لیے ضرور بٹھا کر جاؤں گا۔ اس نے ہورین کو اب آوازیں دینی شروع کی۔ ہورین محل میں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر چلا آیا۔ اس نے دیکھا وہ حسب معمول چاندنی رات میں پیپل کے درخت کے نیچے کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے مخاطب کو وہ نہیں دیکھ پایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا کہ وہ تنہا کھڑی تھی۔ اس نے الجھتے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اکیلی کھڑی کس سے باتیں کر رہی ہو رین؟ نہیں تو، میں تو گنگنا رہی تھی، باتیں تو نہیں کر رہی۔ آئیے بیٹھیں، آج میں نے مالی سے کہہ کر یہاں کرسیاں لگائی ہیں۔ جنید نے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا انار کا جوس پینے کو من کر رہا تھا؟ تم پر 3 جانوں کا بوجھ ہے ہورین، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اور بچے صحت مند رہیں۔ آپ کتنا بدل گئے ہیں، آپ کو کتنا ہم سے پیار ہے جنید۔ جنید کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ سامنے سے لیمو بھی توڑ کر لے آئیں، میرا بہت من کر رہا ہے کہ لیمو کو جوس پر نچوڑ کر پیوں۔ جنید ہر صورت میں ہورین کو وہ جوس پلا کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔
वो बदलेने ख्वास्ता उठा और लीमू के दरख्त की जानिब चल पड़ा। लीमू तोड़कर वापस आया तो उसने देखा हुरैन जूस पीने में मसरूफ थी। खुशी से उसका दिल उछल पड़ा, मगर बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए वो बैठ गया और जूस का गिलास पकड़कर सिप लेते हुए बोला, लीमू का इरादा तर्क कर दिया क्या? अब दिल नहीं कर रहा जुनैद को बस अभी यही गर्ज थी कि हुरैन जल्द अज जल्द जूस पी ले। उसने बेसब्री से अपना जूस ख़त्म किया और बोला, कैसा महसूस कर रही हो हुरैन? हुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसे मोहब्बत करने वाले शोहर के पिलाए हुए जूस ने तबीयत बशाश तो करनी ही थी। जुनैद ने उलझी हुई नज़रों से उसे देखा। अचानक उसकी नज़र पीपल के दरख्त की टहनियों पर जा टिकी। उसने देखा बेशुमार घाघरों वाली लंबे लंबे बालों वाली औरतें उसकी टहनियों पर बैठी हुई थीं। उनके सफ़ेद दांत और सफ़ेद आंखें इंतहाई खौफनाक लग रहे थे। वो उसकी जानिब उंगलियां उठा उठा कर इशारे कर रही थीं। उसने चीखना चाहा मगर उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसका जिस्म बेजान होता जा रहा था। उसका दौरान खून सुस्त पड़ता जा रहा था। देखते ही देखते तमाम चुड़ैलें दरख्त से नीचे उतर आईं। अब उन्होंने उसके इर्द गिर्द घेरा बना लिया। अब वो सब बावाज़ें बुलंद गा रही थीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्मे बो, 80-90 पूरे 100 में से निकला धागा, कातिल उठ और भाग जा। जुनैद ने इस्तरारी तौर पर उठने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के आगे नीले पीले धब्बे नाच गए। वो धप से मुंह के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें दहशत से फट गईं। हुरैन मुस्कुराकर उसके पास आ बैठी और घाघरे वाली चुड़ैलों की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये अनुराधा दीदी है और ये इसका पूरा परिवार है। अनु दीदी तो तुझ जैसे बेवफा और पापी का कलेजा चबाना चाहती थी, मगर मेरी मोहब्बत के आगे बेबस हो गई। अनुराधा नामी वो औरत उसके सरहाने बैठकर बोली, तने क्या खबर? तोहे गलत फहमी ने मारा कि हुरैन अकेली है। हम तो किसी सूरत हुरैन बिटिया को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ऐसा कैसे तूने गमान किया? तू इसे जान से मारना चाहेगा और हम तमाशाई बने रहेंगे। जुनैद का जिस्म और चेहरा सुन्न होता जा रहा था। वो बिदक कर बोला, चुड़ैलों ने क्या किया है मेरे साथ? मुझे क्या हो रहा है हुरैन? हुरैन ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, वही जूस तुम्हें पिला दिया जो तुम मेरे और हमारे बच्चों को मारने के लिए बनाकर लाए थे। जुनैद की आंखें दहशत से फट गई थीं। वो फटी फटी आवाज में बोला, मुझे अस्पताल ले जाओ खुदारा। उसकी जुबान भी अब लड़खड़ा रही थी। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ फेरा। जुनैद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। वो घिघी आया। हुरैन मुस्कुराते हुए बोली, मरोगे नहीं, सिर्फ अपाहज बनकर मेरे साथ और बच्चों के साथ अपनी बाकी मांदा जिंदगी गुजारोगे। यही तुम्हारी सज़ा है जुनैद, और कुदरत का इंसाफ है। अगरचे तुम मेरे बच्चे मार कर मुझे चौराहे पर भीख मंगवाने के लिए बिठाने वाले थे ना, मगर मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं। जुनैद ने चीखना चाहा, मगर उसकी जुबान भी उसके जिस्म के साथ साथ उसका साथ छोड़ चुकी थी। हुरैन झूले पर बैठकर गुनगुना रही थी, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले, तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। जुनैद ने थक कर आंखें मूंद लीं। वो जानता था कि अब वो ताउम्र इस कैद को भुगतने वाला था। उसके तैयार करदा जिंदान का बासी अब वो खुद था।